भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 180 जो कि सीआरपीसी की धारा 161 के समरूप है, पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा। क्या करें ये सेक्शन कि पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा। हमने आपको उदाहरण बता दिया है। अब इस उदाहरण में जितने भी साक्षी हैं, स्वयं पीड़ित हुआ, पीड़ित के भी स्टेटमेंट लिए जाएंगे, सी और डी जो चक्षुदर्शी साक्षी हैं उनके भी, आसपास जो घटना देख रहे थे जिनको उस घटना के बारे में पता है उनके भी कथन नोट किए जाएंगे। किसके द्वारा? पुलिस अधिकारी के द्वारा। इसमें भी कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है इसमें? इसमें स्पष्ट किया गया है कि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी प्रत्येक उस व्यक्ति के जिसके बारे में यह समझा जाता है कि उसे उस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों की जानकारी है, पूछताछ कर सकते हैं। जो घटना घटित हुई है इस उदाहरण में, इससे संबंधित जो भी व्यक्ति हैं उनको उस घटना के बारे में पता है तो पुलिस अधिकारी उनसे उस घटना के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। अनुसंधान अधिकारी को यह भी शक्ति है कि वह स्वयं पूछताछ न करके किसी दूसरे पुलिस अधिकारी को अपनी ओर से पूछताछ करने के लिए अधिकृत कर सकता है, लेकिन ऐसा अधिकारी उस पद से नीचे की पंक्ति का ना हो जिसको राज्य सरकार ने नियमित भेद किया हो। इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि पुलिस अधिकारी स्वयं भी और दूसरा भी उसके निमित्त जो पुलिस अधिकारी उसको अधिकृत करता है पूछताछ कर सकता है। इसमें एक डीके बसु में स्पष्ट किया गया है कि इंटेरोगेशन के दौरान जिसके द्वारा भी इंटरोगेशन किया जा रहा है वो उस पुलिस अधिकारी का नाम लिखा जाएगा रजिस्टर में। फिर अगला पॉइंट कहता है कि ऐसे व्यक्ति जिससे पुलिस अधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन पूछताछ की जाती है, ऐसे मामले में संबंधित सभी प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए बाध्य होगा। पुलिस अधिकारी जब पूछताछ कर रहा है उस साक्षी से तो सही उत्तर देने के लिए बाध्य होंगे। क्या होंगे? सही उत्तर देने के लिए बाध्य होंगे। ऐसे व्यक्ति प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होगा जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप, शास्ति या अपराध की आशंका में डालने की हो। लेकिन इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि ऐसे उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होगा साक्षी जिससे कि उनके उत्तरों की प्रवृत्ति ऐसी हो जिससे आपराधिक आरोप हो या शास्ति या अपराध की आशंका में डालने की हो। ऐसे पुलिस अधिकारी के लिए प्रत्येक या उस व्यक्ति का कथन जिससे वह इस धारा के अधीन पूछताछ करता है लेख किया जाना आवश्यक नहीं है। साथियों, ऐसे पुलिस अधिकारी के लिए प्रत्येक उस व्यक्ति का कथन जिससे वह इस धारा के अधीन पूछताछ करता है लेख किया जाना आवश्यक नहीं है। अनुसंधान अधिकारी इसी धारा के अधीन उसके द्वारा दी गई परीक्षा के दौरान उसके समक्ष किए गए व्यक्ति के कथन को लेखबद्ध कर सकता है। लेखबद्ध भी करना है। जिस साक्षी को बुलाया है पुलिस अधिकारी ने उसको क्या करना है? लेखबद्ध भी करना है। किसको? अनुसंधान अधिकारी को उस इन्वेस्टिगेशन से संबंधित साक्षी के कथन लेखबद्ध भी करना है। किंतु विवेचक के लिए आवश्यक नहीं कि वह कथन उस साक्षी की भाषा में ही लेखबद्ध करें। यह जरूरी नहीं कि उसकी भाषा में ही लेखबद्ध करें, चाहे तो उसकी भाषा में भी लेखबद्ध कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी। पुलिस अधिकारी प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के कथन को पृथक पृथक और सही लिखेगा। जितने भी साक्षी हैं सबके अलग अलग कथन लिखे जाएंगे, ना कि एक ही कथन। सबके अलग अलग जितने भी साक्षी हैं उनके कथन लेखबद्ध किए जाएंगे और सही लिखेंगे, जैसा वो बोलेंगे वैसे ही लिखेंगे। इस धारा के अधीन कोई कथन सिर्फ दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी लेख किया जा सकता है। इस धारा के अधीन BNSS की धारा 180 के अधीन वीडियोग्राफी करके भी कथन लेखबद्ध किया जा सकता है, जो कि महिला संबंधी अपराधों में स्पष्ट किया गया है। जो भी महिला संबंधी अपराध हैं उनमें इस प्रकार से वीडियोग्राफी करके कथन लेखबद्ध किए जाएंगे। साथियों, इस धारा के तहत लेखबद्ध किए गए समस्त कथन का केस डायरी में अंतर स्थापित किए जाएंगे और केस डायरी की सजल्द होकर संख्याकित की जाएगी। जो केस डायरी होती है उसमें उल्लेख किया जाएगा कि इन साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए हैं। साथियों, बलात्कार से पीड़ित का कथन उसके निवास या उसकी पसंद के स्थान पर जहां व्यवहारिक रूप से संभव हो किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता पिता, संरक्षक या निकट नातेदार या परिक्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में लिया जाएगा और वीडियोग्राफी भी होगी। किसी घायल द्वारा उसके साथ हुई घटना और चोटों के संबंध में इस धारा के तहत किया गया कथन या उसकी मृत्युकालिक, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26A अधिनियम के अंतर्गत कथन के रूप में सुसंगत मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? सुसंगत मानी जाएगी। साक्ष्यों के कथनों में घटना के सभी विवरण स्पष्टता लिखे जाने चाहिए। जिन साक्ष्यों के कथन पुलिस अधिकारी द्वारा लिए जा रहे हैं वो उन साक्ष्यों के कथन घटना से संबंधित विवरणों को स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। घटना का समय,
स्थान, दिनांक, निश्चित समयावधि, घटना के चश्मदीद साक्षियों के नाम, घटना के अनुचित एवं परिस्थितिजन साक्षियों के नाम, घटना घटित करने वाले अभियुक्तों के नाम, घटना में प्रयुक्त वाहनों के नाम, नंबर, पहचान संबंधी अन्य विवरण जो भी साक्षियों के ज्ञान में हो, घटना में प्रयुक्त उपकरणों, हथियारों का उल्लेख, किस उपकरण हथियार से किस प्रकार से किस अभियुक्त ने किस पीड़ित को कैसे चोट पहुंचाई और घायलों की समस्त चोटों के विवरण लेख किए जाने चाहिए। जो इस धारा के अंतर्गत कथन लेखबद्ध किए जा रहे हैं पुलिस अधिकारी के द्वारा, उसमें स्पष्ट कर दिया गया है। क्या स्पष्ट होना चाहिए? ये महत्वपूर्ण बात है। साक्ष्यों के कथनों में घटना के सभी विवरण स्पष्टता लिखे जाने चाहिए। इस उदाहरण में कि कब लड़ाई हुई, कितने बजे और किनके समक्ष ये ए है, कैसे आया, कैसे गया और कैसे भागा, और सी और डी ने बचाया, उनके नाम और कौन से हथियार से मारपीट की गई, ये सारी की सारी चीजें लेखबद्ध होंगी। तो साथियों, आरोपी कौन था उसका भी नाम स्पष्ट लिखा जाएगा। तो साक्ष्यों के कथनों में घटना के सभी विवरण स्पष्टता लिखे जाने चाहिए। घटना का समय, दिनांक, स्थान, निश्चित समयावधि, घटना के चश्मदीद चक्षुदर्शी साक्षी कौन थे, घटना के अनुचित एवं परिस्थितिजन साक्षियों के नाम, घटना घटित करने वाले अभियुक्तों के नाम, घटना में प्रयुक्त वाहनों के नाम एवं नंबर, वाहनों का नंबर एवं पहचान संबंधी अन्य विवरण जो भी साक्षियों के ज्ञान में हो, घटना में प्रयुक्त उपकरण, किस प्रकार का उपकरण, हथियारों का उल्लेख, किस उपकरण हथियार से या किस प्रकार से किस अभियुक्त ने किस पीड़ित को कैसे चोट पहुंचाई, घायलों में समस्त चोटों के विवरण लिखे जाने चाहिए। एक पूरा स्टेटमेंट में आना चाहिए। सामान्यतः देखा जाता है कि विवेचना अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार ही इस धारा के अधीन कथन लेख कर लिए जाते हैं। समानता देखा जाता है कि पुलिस अधिकारी ने एफआईआर उठाई और एफआईआर के आधार पर बयान लेखबद्ध कर लिए, जबकि यह आवश्यक नहीं है कि घटना के समस्त विवरण एफआईआर में लिखाते समय फरियादी बता पाए या समस्त विवरणों का ज्ञान समस्त साक्षियों का हो। तो ऐसी स्थिति में कथन लेख करते समय साक्षीगण से पूछताछ कर घटना से सुसंगत समस्त तथ्यों का उल्लेख कथनों में किया जाना चाहिए। साक्षियों के कथनों को प्रथम सूचना रिपोर्ट के विवरण तक ही सीमित रखा जाना विधि सम्मत नहीं है। ऐसा देखने में आता है कि पुलिस क्या करती है कि एफआईआर में जो तथ्य रहते हैं उन्हीं के आधार पर स्टेटमेंट लिख देती है। चूंकि एफआईआर जो लिखी जाती है शॉर्ट में लिखी जाती है, एफआईआर ज्यादा डिटेल में नहीं लिखी जाती है। एफआईआर जो रहती है, एफआईआर में आवश्यक नहीं है कि घटना के समस्त विवरण हो, यह जरूरी नहीं कि एफआईआर लिखवाते समय फरियादी बता पाया हो समस्त विवरणों का। तो इसलिए जरूरी है कि जब भी स्टेटमेंट लेखबद्ध किए जाए साक्षी के, तो घटना से संबंधित समस्त तथ्यों का उल्लेख कथनों में किया जाना चाहिए, जो कि हमने अभी आपको बताया कि कब की घटना है और किस स्थान पर है, किसके द्वारा मारपीट की गई, किस हथियार के द्वारा, किस अभियुक्त के द्वारा, उनकी पहचान क्या है, किसने बचाया, कौन चक्षुदर्शी साक्षी है, पूरा विवरण लिखा जाना चाहिए। स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? विवरण सहित होना चाहिए। अगर मान के चलिए घटना, और एक चीज और है, पुलिस अधिकारी जब भी साक्षी के बयान ले तो उसको पता होना चाहिए कि साक्षी के बयान पुलिस ले रही है। कभी कभी जब कोर्ट में साक्षी बयान देने जाते हैं तो उसको पता ही नहीं रहता है कि पुलिस ने बयान कैसे लिए। सामने वाले अभियुक्त के अधिवक्ता के द्वारा पूछा जाता है कि आपके बयान कंप्यूटर में लिए थे या हाथ से लिखे थे, तो कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो साथियों, ये विवेचक का कर्तव्य है कि जो पीड़ित है, जो साक्षी है, चूंकि उसको इतनी जानकारी नहीं होती है, उसको सारी चीजें बताएं कि आपके कथन लेखबद्ध हम कर रहे हैं और इस माध्यम से लेखबद्ध किए जा रहे हैं। और जब भी कथन लेखबद्ध किए जाए तो उसको पढ़ने के लिए भी दिए जाए कि भाई आपने जो कथन दिए हैं वो पढ़ के देख लीजिए, और कोई तथ्य तो नहीं जो छूट रहा है जो आप बताना चाहते हैं, तो वो भी होना चाहिए। साथियों, मान लीजिए ये तो हो गया ज्ञात। अगर घटना अज्ञात व्यक्ति द्वारा घटित किए जाने की स्थिति में, जब मान के चलिए जो अभियुक्त है जिसने घटना घटित की है, अभियुक्त जैसे लूट डकैती के अपराधों में, चोरी के अपराधों में, या छीना झपटी के अपराधों में, या मारपीट के अपराधों में ही जब अभियुक्त अज्ञात हो, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त गण का हुलिया, विशिष्ट पहचान चिन्ह यदि साक्षी को ज्ञात हो, जो साक्षी गवाह हैं तो ज्ञात हो, तो पूछकर लिखा जाना चाहिए। तथा गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी पंचनामे में भी इनका समावेश किया जाना चाहिए। घटना रात्रि में घटित होने की स्थिति में, अगर घटना रात्रि में घटित हुई है तो अभियुक्त को कैसे पहचाना,
घटना कैसे देखी, रोशनी का क्या स्रोत था, पूछकर कथनों में लिखना चाहिए। क्या करना चाहिए? पूछकर कथनों में लिखना चाहिए। साक्षी के कथनों में क्या लिखना चाहिए कि रात्रि में घटना घटित हुई है तो अभियुक्त को कैसे पहचाना, घटना कैसे देखी, रोशनी कैसे आ रही थी, उजाला कैसे था, बल्ब था कि टॉर्च थी, किस प्रकार के उजाले में आपने उसको देखा पहचाना, कितनी डिस्टेंस थी, पूछताछ करके कथनों में लिखना चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट, जब एफआईआर है, विलंब से लिखाए जाने की स्थिति में सूचना दाता फरियादी के कथनों में विलंब का युक्ति संगत स्पष्टीकरण लेख किया जाना चाहिए। जो विलंब हुआ है एफआईआर में वो भी स्पष्ट रूप से लेखबद्ध किया जाना चाहिए फरियादी के कथनों में कि किस कारण से नहीं आ पाया। हो सकता है डर की वजह से नहीं आ पाया, हो सकता कोई साधन ना मिल पाया, हो सकता घर में कोई रहा ना हो सकता गार्जियंस ना हो, गार्जियंस आने के बाद उनके साथ थाने आए रिपोर्ट लिखाने, तो ये स्पष्ट होना चाहिए उस साक्षी के स्टेटमेंट में। चश्मदीद साक्षी की मौके पर उपस्थिति कैसी थी? जो चश्मदीद साक्षी है उसकी मौके पर उपस्थिति कैसी थी? उपस्थिति के स्वाभाविक होने संबंधी तथ्य भी कथन में उल्लेखित होने चाहिए। जो चश्मदीद साक्षी है उसकी उपस्थिति कैसी थी, उपस्थिति के स्वाभाविक होने संबंधी तथ्य भी कथन में उल्लेखित होना चाहिए कि पहले से मौजूद था, कि हल्ला झगड़ा सुन के आया था, कि वाहन से आ रहा था, जा रहा था तो देख के रुक गया, क्या स्थिति थी, वो सारी की सारी फरियादी कथनों में आनी चाहिए। गंभीर चोटों के प्रकरण में आहत के कथन में उस चोट का उल्लेख होना चाहिए। गंभीर चोट जिसमें फ्रैक्चर होना, खूनालूदा चोट आना, ऐसी स्थिति में जो आहत है, पीड़ित है, जिसको चोट आई है, उसके कथनों में उस चीज का उल्लेख होना चाहिए और वह चोट किस अभियुक्त के द्वारा पहुंचाई गई है इसका भी उल्लेख होना चाहिए उस पीड़ित के स्टेटमेंट में। तथा अन्य चश्मदीद साक्षियों के कथनों में भी इस चीज का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि इस प्रकार की चोट आई थी और इस अभियुक्त के द्वारा इस हथियार से चोट पहुंचाई गई थी। छोटे अपराधों और असंज्ञेय अपराधों को छोड़कर सभी दांडिक प्रकरणों में जिनमें सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरण भी शामिल हैं, उनमें फरियादी और महत्वपूर्ण साक्षियों की विचारण के दौरान पहचान सुनिश्चित करने के लिए इस धारा के तहत लेख किए गए कथनों पर उनकी फोटो लगाई जानी चाहिए। क्या करना चाहिए? फोटो लगाई जानी चाहिए। जिन साक्षियों के कथन लिए गए उनकी फोटो लगाई जानी चाहिए। परंतु बलात्कार के प्रकरणों में पीड़ित के फोटो नहीं लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे उसकी पहचान उजागर होगी। उन प्रकरणों में जिनमें अभियोजन सूचनादाता और साक्षियों की पहचान संरक्षित रखना चाहता है उनमें भी कारण अभिलिखित करते हुए फोटो नहीं लगाना चाहिए। आरोपियों और साक्षियों की पहचान सुनिश्चित करने के संबंध में न्याय दृष्टांत है मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध देवेंद्र में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश भी अवलोकनीय हैं। कौन कौन से वो हम आपको बता देते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं वो हम आपको इसमें बताएंगे। साक्षियों के कथनों पर उनके नाम, पते, उम्र, व्यवसाय आदि उनकी पहचान सुनिश्चित करने वाले विवरणों के साथ ही विचारण के दौरान उनकी परीक्षा हेतु उन्हें तलब करने की सुविधा की दृष्टि से उनका मोबाइल नंबर भी अंकित किया जाना चाहिए। जब भी पुलिस अधिकारी साक्षी के स्टेटमेंट लेते हैं तो उन साक्षियों के कथन लेते समय उनका नाम, पता, उम्र, व्यवसाय और उनकी पहचान सुनिश्चित करने वाले विवरणों के साथ ही स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना चाहिए। साथ ही साथ उनका मोबाइल नंबर भी लिखना चाहिए, जिससे जब कोर्ट में मामला पहुंचे, ट्रायल चलनी हो, विचारण के दौरान उनकी परीक्षा हेतु उन्हें जब भी नोटिस दिया जाए उनको बुलाए जाने में आसानी हो, आसानी से तलब किया जा सके कोर्ट में। साक्षियों के कथन में प्रकरणों में आरोपित समस्त अपराध धाराओं के आवश्यक तथ्यों का समावेश किया जाना चाहिए। जो भी साक्षी हैं, जो भी धाराएं लगी हुई हैं, जो भी धाराएं हैं, 1, 2, 3 धाराएं, इन सभी धाराओं के तथ्य उन साक्षियों के बयानों में आना चाहिए कि जैसे माँ बहन की गालियां दी, लाठी से मारपीट करना, धमकी देना, ये सारी की सारी चीजें उनके स्टेटमेंट में आनी चाहिए। अगला, कथनों में काटपीट एवं ओवर राइटिंग नहीं की जानी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कथनों में काटपीट नहीं होनी चाहिए और ओवर राइटिंग भी नहीं की जानी चाहिए। अगला, समानता देखने में आता है कि विवेचकों के द्वारा कथनों को अत्यंत संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, जिनमें घटना अपराध से जुड़े कई आवश्यक तथ्यों का समावेश नहीं किया जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखने में आ रहा है कि विवेचक के द्वारा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा स्टेटमेंट जो कथन है वो शॉर्ट में लिखे जाते हैं, जिससे होता क्या है कि समस्त आवश्यक तथ्यों का समावेश नहीं किया जाता है, नहीं हो पाता है। साक्षी विचारण के दौरान न्यायालय में संपूर्ण घटना का विवरण देता है, परंतु उनमें से कुछ विवरणों
का उसके BNSS की धारा 180 और CRPC की धारा 161 पुलिस द्वारा लिए गए कथन में उस चीज का लोप होता है, यानी कि वह नहीं लिखा होता है। ऐसा लोप होने के कारण ऐसे लोप को खंडन माना जाता है और साक्षी के कथनों को विरोधाभासी या बढ़ा चढ़ाकर कथन देना मानकर संदेहास्पद माना जाता है। साथियों, ये एक अनुसंधान अधिकारी विवेचक की जिम्मेदारी है कि वह जब भी स्टेटमेंट लिखे तो पूरा डिटेल में लिखे और अपराध के समस्त तथ्य आए, ना कि शॉर्ट में लिखे। FIR के अनुसार लेखबद्ध न किए जाएं, क्योंकि FIR शॉर्ट में लिखी जाती है। जब वही साक्षी कोर्ट में जाता है तो वह पूरी घटना की डिटेल, घटना की जो डिटेल रहती है वह बहुत घटना के बारे में डिटेल से स्टेटमेंट देता है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि बहुत से तथ्य ऐसे आते हैं जो उसके बयान में पुलिस द्वारा नहीं लेखबद्ध किए गए थे। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि संदेहास्पद माना जाता है, संदेह की स्थिति, विरोधाभास की स्थिति और संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए, जब साक्षी ने न्यायालय में बयान किया तब उसने बताया कि उसने अभियुक्त को अमुक हथियार सहित भागते हुए देखा था, लेकिन जब उसके द्वारा पुलिस को कथन दिए गए, पुलिस ने जब कथन लेख किए गए तो कथन में यह तथ्य नहीं लिखा हुआ है। यह लोप विरोधाभास होना माना गया, जो साक्षी के साक्ष्यिक मूल्य को कम करेगा। तो साथियों, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि इस प्रकार की गलती ना हो। उन सभी व्यक्तियों के कथन अभिलिखित किए जाने चाहिए जो उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन सभी व्यक्तियों के कथन लेखबद्ध किए जाने चाहिए जो कि उस परिस्थिति पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं, यानी उस सर्कमस्टेंस में मौजूद थे जिन्होंने घटना देखी है। साक्ष्यों की परीक्षा जितनी जल्दी संभव हो कर लेना चाहिए, क्योंकि अनुचित विलंब से साक्ष्यों के कथन शंकास्पद हो सकते हैं। कथन विलंब से लिखे जाने की स्थिति में विवेचक को विलंब का कारण युक्तियुक्त स्पष्टीकरण सहित केस डायरी में लेख करना चाहिए। साथियों, जो भी घटना घटित हुई है उसके जो भी साक्षी हैं C और D या जो आसपास मौजूद हैं B, उनके सभी के कथन अविलंब लिखे जाने चाहिए। क्यों लिखे जाने चाहिए? क्योंकि अगर विलंब होता है तो शंका की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और कथन अगर विलंब से लिखे गए हैं तो उस विलंब का कारण केस डायरी में विवेचक के द्वारा उल्लेख किया जाना चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि मामले के पीड़ित व्यक्ति को रेफर कर दिया जाता है, इलाज चलता है, 1-2 महीने बाद उसकी छुट्टी हो पाती है। तो ऐसी स्थिति में डिले का कारण क्या है? भर्ती होने की वजह से, या उसकी स्थिति ऐसी थी कि वो बोल नहीं सकता था। अगर भर्ती है तो वहां पर भी जाकर के पुलिस अधिकारी बयान लेगा। ऐसा नहीं है कि भर्ती है तो नहीं लेगा, डॉक्टर से कंसल्ट करेगा कि क्या यह उक्त व्यक्ति बयान देने के लिए सक्षम है, तो कंसल्ट होने पर उसके कथन नोट करेगा, लेकिन विलंब नहीं होगा। अगर विलंब किसी कारण से हो रहा है तो उसका बाकायदा रीजन लिखा जाएगा कि इस कारण से विलंब हुआ है। साक्षी के कथन सही एवं पृथक पृथक लेख करना चाहिए। हमने आपको पहले भी बताया है कि साक्षी के कथन सभी साक्षियों के अलग अलग लिखे जाएंगे और कॉपी पेस्ट नहीं किए जाएंगे। कॉपी पेस्ट नहीं होगा। क्या होगा? कॉपी पेस्ट नहीं किए जाएंगे। कथन के अंतर्गत चिन्ह, संकेत और इशारे भी शामिल हैं, इसलिए किसी मूक बधिर साक्षी का कथन अभिलिखित किए जाते समय दैनिक जीवन में उसकी अभिव्यक्ति के तरीके से भली भांति परिचित व्यक्ति या विशेषज्ञ की सहायता से उसका कथन लेख किया जाना चाहिए। मान लीजिए घटना को किसी ऐसे व्यक्ति ने देखा है जो बोल नहीं सकता, मूक बधिर है, उस स्थिति में उसके स्टेटमेंट तो लेखबद्ध होने हैं, तो उसके कथन के जो कथन लेखबद्ध किए जाने हैं, उसके कथन एक स्पेशलिस्ट जो कि उसकी भाषा समझते हैं, मूक बधिर की जो भाषा समझते हैं, जिनको ज्ञान है, उनके सहायता से संकेतों और इशारों के रूप में लेखबद्ध किए जाएंगे, लेकिन अभिलिखित किए जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा अनुसंधान अधिकारी का कि वह मूक बधिर था, बोल नहीं सकता था, इसलिए मौके पर विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं था, इसलिए कथन लेखबद्ध नहीं किए जा सके हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर कोई जो चशुदच्छी साक्षी जिसने घटना देखी अगर मूक बधिर है तो उस मूक बधिर से संबंधित जो भी विशेषज्ञ उनकी मदद लेकर के इशारों और संकेतों के माध्यम से अभिलिखित किए जाएंगे। इस संबंध में न्याय दृष्टांत विनोद विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य 2010 में अवलोकनीय है कि जिसमें मूक बधिर साक्षियों के साक्ष्य अभिलिखित किए जाने की रीति का वर्णन किया गया है। किस प्रकार से मूक बधिर साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए जाएंगे, यह विनोद विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य के मामले में स्पष्ट किया गया है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 24 के अनुसार बालक के कथन को बालक के निवास पर,
बालक के कथन को बालक के निवास पर या ऐसे स्थान पर जहां वह साधारणतः निवास करता है या उसकी पसंद के स्थान पर जहां तक संभव हो उप निरीक्षक की पंक्ति से अन्वयन किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। उप निरीक्षक की पंक्ति से अन्य किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। कथन अभिलिखित किए जाते समय महिला पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होंगी। महिला पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होंगी। अनुसंधान करते समय पुलिस अधिकारी बालक का परीक्षण करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी समय बालक पर अभियुक्त के किसी भी प्रकार संपर्क में न आए तथा बालक की पहचान पब्लिक मीडिया से संरक्षित रहे। साथियों, जब भी किसी बालक के या मान लीजिए कोई ऐसी बालिका है जो बलात्कार से पीड़ित है, उसके कथन महिला पुलिस अधिकारी जो कि उप निरीक्षक रैंक से कम नहीं होगी उसके द्वारा उसके निवास में या उसके सुविधानुसार स्थान पर सादा ड्रेस में उसके पेरेंट्स, उसके गार्जियंस के उपस्थिति में लेखबद्ध किए जाएंगे, वीडियोग्राफी की जाएगी और उसकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ एक बात ये भी स्पष्ट की गई है कि उसको अभियुक्त से दूर रखना है, मतलब उसका संपर्क अभियुक्त से ना हो पाए। साधारणतः जहां वह निवास करता है वहां कथन होंगे और वह बालक अभियुक्त के किसी भी प्रकार के संपर्क में ना आए तथा बालक की पहचान पब्लिक मीडिया में संरक्षित रहे, ये भी ध्यान रखना है। साथियों, साक्षीगढ़ के कथन यदि वे कंप्यूटर प्रिंट आउट हैं तो वे सुस्पष्ट और पठनीय हैं, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए। अगर हाथ से लिखे जा रहे हैं तो स्पष्ट पठनीय होने चाहिए, कंप्यूटर से प्रिंट करके लिखे जा रहे हैं तो वो भी स्पष्ट होने चाहिए। समान तथ्यों के साक्ष्यों के कथन कंप्यूटर प्रिंट आउट करते समय कट पेस्ट प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। ऐसे कथनों को एक बार पढ़कर साक्षियों को सुनाकर उनका सही होना भी सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए। कॉपी पेस्ट नहीं करना है और पहले कथन जो भी लेखबद्ध किए गए हैं उनको सुनाना चाहिए। प्रिंट आउट निकालो, उसके बाद फिर उनको पढ़ने के दो। अगर वो ओके बोल रहे हैं तो फिर ये माना जाएगा कथन हो गया। अगर वो बोलते हैं इसमें कुछ संशोधन होना है तो फिर दोबारा संशोधन करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जिसमें क्या होता है, कभी कभी ये प्रश्न होता है कि कंप्यूटर में पढ़ाया, पढ़ के उसको सामने बिठा दिया, आपने चेंज कर दिए होंगे, तो ऐसा नहीं। आप प्रिंट आउट निकालेंगे, उसको सामने वाले जो भी गवाह हैं उनको सुनाएंगे। अगर वो पढ़ने की स्थिति में नहीं है, अगर पढ़ लिख सकते हैं तो वो स्वयं पढ़कर देखेंगे कि जो उन्होंने बोला वही लिखा है कि नहीं। यदि विवेचना को पश्चातवर्ती प्रक्रम पर किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को हस्तांतरित की जाती है तो पूर्व विवेचना अधिकारी द्वारा लेखबद्ध कथनों का उपयोग उसके द्वारा किया जा सकता है। मान लीजिए पहले कोई विवेचक था लेकिन अब विवेचना किसी और अधिकारी के पास पहुंच रही है। ऐसी स्थिति में पहले वाले विवेचक के द्वारा जिन गवाहों के बयान लेखबद्ध किए गए हैं वह सेकेंड आयु के द्वारा उपयोग में लाए जाएंगे। क्या उपयोग में उसके द्वारा किया जा सकता है, अथवा साक्ष्यों का पुनर्परीक्षण कर कथन लेखबद्ध किया जाना भी अनुज्ञेय है। ठीक है, पुनः अनुज्ञेय है मतलब परमिसेबल नहीं है। साक्षी के किसी स्थान विशेष पर लेकिन किसी परिस्थितियों में पूरक कथन लेखबद्ध किए जाते हैं। अगर तथ्य से संबंधित कोई बात आ रही है तो पूरक कथन भी लेखबद्ध किए जा सकते हैं। साक्षी के किसी स्थान विशेष पर उसकी उपस्थिति की अपेक्षा करने से रोकने वाली विधि का पुलिस अधिकारी द्वारा जानते हुए उल्लंघन किया जाता है तो उसके तहत कार्रवाई की जाएगी पुलिस अधिकारी के खिलाफ। क्या की जाएगी? पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारतीय न्याय संहिता में वर्णित धारा के अनुसार अन्वेषण की रीति के संबंध में निर्देश देने वाले उपबंधों का उल्लंघन करना भी दंडनीय है। अन्वेषण की रीति के संबंध में निर्देश देने वाले उपबंधों का उल्लंघन करना भी दंडनीय अपराध है। क्या है? अगर कोई इन्वेस्टिगेशन अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन की रीति है, इन्वेस्टिगेशन की विधि है, अगर उसका उल्लंघन करते हैं तो वह भी दंडनीय है। क्या है? वह भी दंडनीय माना जाएगा और दंडित किया जाएगा। किस धारा के अंतर्गत? हम आपको बताते हैं, वो धारा है BNSS की धारा 199। कौन सी धारा? 199 और IPC की धारा 166A। तो इस प्रकार से जानते हुए जो कोई निर्देशों का पालन नहीं करेगा, सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, उसको दंडित किया जाएगा BNS की धारा 199 के अंतर्गत। तो साथियों, ये हमने आपको बताया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 और CRPC की धारा 161 के अंतर्गत पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा किस प्रकार से की जाएगी, ये हमने आपको स्पष्ट कर दिया। तो साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और
वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथियों, अब हम पढ़ेंगे